जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 3 यूनिट 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस चैप्टर की जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज हैं या कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी तो बच्चों जैसे आपको अब नज़र आ रहा है, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1 है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि एन एलिमेंट हैज़ टू आइसोटॉप्स। किसी एक एलिमेंट के दो आइसोटॉप्स हैं, ए और बी, और द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज़ 35.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि यहाँ पे हमारे पास ए और बी दो आइसोटॉप्स हैं और इन दोनों आइसोटॉप्स का रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी दोनों का एक रिलेटिव एटॉमिक मास जो 35.5 है। सो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स ए, यानी इसकी जो मिकदार कुदरत में है, रिलेटिव अबंडेंस है, वो 75.77 है। एंड जो बी है, इट्स आइसोटॉप मास इज़ 35, जिसकी मिकदार 35 मास की है, वो 75.77% है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आइसोटॉप्स आप देखते हैं वो किसी भी एलिमेंट के ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे लेट्स से दैट कि हमारे पास दो आइसोटॉप्स हैं एलिमेंट के, उनको ए और बी नाम दे दिया गया। जैसे लेट्स टॉक अबाउट कार्बन। कार्बन जो है उसका एक का वज़न 12 होता है, एक आइसोटॉप का वज़न 13 भी होता है और एक आइसोटॉप का वज़न 14 भी होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने जो पढ़ा है वो तो 12 है। तो इसका मतलब ये है कि जो 12 आप पढ़ते हैं, 12 AMU, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जबकि 13 और 14 का शायद आपने कम ही पढ़ा होगा। ये 14 रेडियो एक्टिव होता है, तो ये भी कुदरत में ही मिलता है। अब हम इन तीनों को तो पीरियोडिक टेबल में लिख नहीं सकते थे, तो इनका हमने एवरेज मास इनकी परसेंटेज की मदद से निकाल लिया। यानी कि आप कह लें कि किसी भी कार्बन की अबंडेंस की वजह से हम उसका जो मास है वो निकाल लेते हैं। जैसे आपने ऊपर एक एग्जांपल में भी किया कि हमारे पास कार्बन 12 है, वो 98.8% पाया जाता है, जबकि कार्बन 13 जो है वो सिर्फ 1.1% पाया जाता है, जबकि कार्बन 14 जो है वो 0.009%, यानी ये काफ़ी कम होता है। अब हमने क्या करना था, हमने तो प्रोडक्ट टेबल में किसी एक ही एलिमेंट का वज़न लिखना था ना। तो फिर हमने क्या किया, हमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला, इन तीनों को हमने यूज़ किया और एक वज़न निकाला जो कि निकला 12। अब आप सोच रहे होंगे सर इन तीनों का वज़न तो ठीक है, कुदरत में ये इतना है, ये इतना है, ये कुदरत में इतना मिलता है, नेचर में इतना मिलता है, लेकिन हमने ये वैल्यू कैसे निकाल ली? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो उसकी अबंडेंस होती है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एटॉमिक मास से। जैसे ये वाला जो कार्बन है वो 98.8% पाया जाता है। आपने क्या किया, 98.8 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसका जो वज़न था वो 12 था, इसका जो मास था। फिर रिलेटिव अबंडेंस हमने दूसरे की दी थी, दैट वाज 1.1, और इसका जो मास है वो 13 है, हमने उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह ही हमने कार्बन 14 की रिलेटिव अबंडेंस देखी जो कि थी 0.009, और हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 14 से। फिर ये सब हमने ऊपर कैलकुलेट करके 100 से डिवाइड कर दिया। ये देखें, ये सब हम वैल्यूज़ लिखी, 100 से डिवाइड कर दिया, और जब इनको हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता लगा कि इनको कैलकुलेट करने से, यानी इसको इसको मल्टीप्लाई करने से ये आता है, इसको इसको मल्टीप्लाई करने से ये आता है, इसको इसको मल्टीप्लाई करने से ये आता है। फिर इन सबको प्लस किया, 100 से डिवाइड किया, आंसर 12.00026 आ गया। अब देखिए, हमने फिज़िक्स में पढ़ा कि 12 के बाद 000 इतने काउंटेबल नहीं होते, फिर उससे आगे आने वाले डिजिट्स जो होते हैं वो भी इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, अहमियत के काबिल नहीं होते। तो इसलिए हमें जो वज़न पता है प्रोडक्ट टेबल में, दैट इज़ 12.00। तो हमने इसको 12 ही कंसिडर कर लिया। तो अब कार्बन 12 तो ऑलरेडी हमें पता था, तो हम समझे कि शायद यही हमने मास कैलकुलेट किया, लेकिन नहीं, इनकी रिलेटिव अबंडेंस इंपॉर्टेंट होती है प्यारे बच्चों। अब इसी तरह से उसने हमें क्या कह दिया कि एक एलिमेंट है, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, इसकी मिकदार जो है कुदरत में 75.77 है, और बी की जो मिकदार है वो है 24%, यानी ये 24% मिलेगा, ये आपको मिलेगा 75%। अब आप हमें इसका बताएं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा।
तो कॉमन सेंस कहती है हमने इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। कैसे? हम क्या करेंगे, हम रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, फिर प्लस कर देंगे हम 24 रिलेटिव अबंडेंस को हम किससे करेंगे, बी से। लेकिन द बिग पॉइंट इज इसका वजन उसने हमें दिया नहीं। वो कह रहे हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज 35.5। तो फिर करना क्या है, हमने बेसिकली बी का आंसर निकाल सकते हैं। टेक्निकली देखें, अगर ये वैल्यू पता हो, ये वैल्यू पता हो, और लेट्स से दैट कि ये वैल्यू ना पता हो और ये भी पता है हमें, थर्ड की तो बात ही नहीं कर रहे ना, तो फिर ये कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी, इसकी और इसकी मदद से। चलें करके देखते हैं। तो ये है टेक्निक प्यारे बच्चों। हमने क्या किया, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। सो उसको हम बी को एक्स कह लेते हैं। सो क्या होने वाला है कि हम यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हमने 35 को 75 से कर दिया। एक्स, इसका हमें मैथ्स नहीं पता था, लेकिन हमें इसकी परसेंटेज पता थी, और टोटल रिलेटिव एटॉमिक मास तो हमें ऑलरेडी पता था। 100 से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टू थिंग्स, तो ये आंसर आया। इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.23x हो जाएगा, और यहाँ पे 100 रहेगा। और फिर क्या करना है, डेफिनेटली वी जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाली वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सो यही हमने किया। सो लुक एट दिस, ये जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया वी गॉट दिस थिंग, और ये दो वैल्यूज़ हो गई। अब हमने इस वैल्यू को उठा के उस तरफ ले गए, इक्वालिटी की उस तरफ, इधर आके माइनस हो गई, हमने इसको माइनस कर दिया, और फिर हमारे पास इनका आंसर ये बना। अब ये वाली जो वैल्यू थी, हमने क्या, इसको जाकर इधर डिवाइड कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आई, 37। तो हमें पता लग गया कि जो दूसरा आइसोटॉप है जिसकी मिकदार 24% है, 24.3%, 23%, उसका आंसर क्या आया, 37। सो दैट इज़ द राइट आंसर। अब बच्चों इसी तरह से एक और सवाल सेल्फ असेसमेंट या कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.2 में भी किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस। कैटाइंस क्या होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑफ द फॉलोइंग मेटल एटम्स। लिथियम जो को थर्ड एलिमेंट है प्रोडक्ट टेबल का, इसका कैटाइन क्या बनाएंगे। देखिए लिथियम पहले ग्रुप से बिलोंग करता है। प्रोडक्ट टेबल में जितने भी पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन सब पे +1 चार्ज आता है, और एल्यूमिनियम 13th ग्रुप या 3A ग्रुप से बिलोंग करता है, और डेफिनेटली जो 3A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन सब पे +3 चार्ज आता है। लिथियम +1 कैटाइन बनाएगा, एल्यूमिनियम +3 बनाएगा। चलें मैं आपकी पीरियोडिक टेबल से इस बात की मदद करता हूँ। तो ये देखें प्यारे बच्चों, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें ये जो ग्रुप है ना, दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट ग्रुप। इनमें सब एलिमेंट्स पे +1 चार्ज आपने याद कर लेना। ये सेकंड ग्रुप है, इन तमाम एलिमेंट्स पे आपने +2 चार्ज याद कर लेना है। और ये है थर्ड ग्रुप, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनीडियम, थीलियम, एंड दिट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये एलिमेंट्स पे आपने सब पे +3, इस तरह ही इन पे आप जो है -4 याद करेंगे। मेटल्स पे प्लस याद करेंगे, और जो ग्रीन वाले हैं ना ये नॉन मेटल्स हैं, इन पे आप नेगेटिव याद करेंगे। इस पे -4, -3, ठीक है। सो अब आप कहेंगे सर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा आगे। चलें इसकी बातें हम इसी चैप्टर पे करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4। लेकिन चलें पहले और दूसरे का तो क्लियर हो गया ना। इस तरह ये भी जितने मेटल्स हैं इन पे प्लस चार्ज आएगा। ये जो पर्पल है यहाँ पर, इन पे भी प्लस चार्ज आएगा। बहरहाल स्टोरी तो सिर्फ वहाँ पर थी लिथियम और एल्यूमिनियम की, तो लिथियम +1 होगा और एल्यूमिनियम +3 होगा। सो देयर वी हैव द स्टोरी, लिथियम एंड एल्यूमिनियम। और लिथियम की कन्फिग्रेशन देखें तो दैट इज़ 1s2 2s1, और के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन 2s वाला चला गया, तो आपके पास क्या रह जाएगा, दैट्स इट, 1s2 ये वाला रह जाएगा, ये चला गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। और वो कहाँ गया, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। आप ऐसा करेंगे प्लस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, एंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, जो मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में समझाऊंगा, ठीक है। इस अमल को, इस प्रोसेस को, कैटायन के बनने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। हमेशा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है तभी होता है, ठीक है। चलें एक और करते हैं, ये आप इसकी डायग्राम से भी इस बात को समझ सकते हैं। सो अब एल्यूमिनियम आ गया हमारे पास, ये +3 कैसे बन रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट टेबल का 13th एलिमेंट है, ये नियॉन को फॉलो करता है। नियॉन बेसिकली 10th नंबर पे है, और एल्यूमिनियम 13th नंबर पे। तो एक नोबल गैस और है जो कि 2nd नंबर पे आती है,
दैट इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, इट इज़ द 10th एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। ये जो नंबर होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा होता है। तो एल्यूमिनियम भी अगर हमारे पास 13th नंबर पे है प्रोडक्ट टेबल में, तो फिर ये भी क्या बता रहा है, ये हमें एटॉमिक नंबर बता रहा है, एंड दैट मेक्स द आइडिया। अगर हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर ये 13 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि नियॉन को फॉलो करना है एल्यूमिनियम। अब आप कहोगे सर नियॉन को क्यों फॉलो करना है, हीलियम को कर ले। तो नियरेस्ट एलिमेंट जो एल्यूमिनियम को पड़ेगा वो नियॉन पड़ेगा। आर्गन की अगर आप बात करेंगे, आर्गन तो 18th नंबर पे है, लिहाजा 13th 18th को फॉलो करे ये भी मुमकिन है, 13th 10th को फॉलो करे ये तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुमकिन है। क्यों? क्योंकि देखो 18th को फॉलो करने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। पता है क्यों? 18th एलिमेंट स्टेबल है, इसे नोबल गैस कहते हैं। लिहाजा ये क्या करेगा, ये 18th को फॉलो नहीं करेगा प्यारे बच्चों, ये करेगा नियॉन को फॉलो। पता है क्यों? क्योंकि ये इसको बहुत करीब पड़ता है। लेकिन अगर तुमको हीलियम को फॉलो कर ले तो हीलियम को फॉलो करना और मुश्किल हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि 13 में से अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। हाँ, हीलियम जैसा तो हो जाएगा, लेकिन दैट इज़ इम्पॉसिबल 11 इलेक्ट्रॉन निकालना, एंड दैट इज़ क्वाइट ऑल्सो इम्पॉसिबल कि 5 इलेक्ट्रॉन्स ये और ऐड करे। सो दैट्स द स्टोरी कि ये 10 को ही फॉलो करेगा। और यही होता है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे शेल में मिलेंगे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा शेल ही गायब हो जाएगा। पता है क्यों? 13th ने फॉलो करना है 10 को, और यही तभी मुमकिन है जब 13 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3 चले जाएं और फिर 10 इसके पास रह जाएंगे। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ही रहेगा, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकालने से एल्यूमिनियम नियॉन बन जाएगा, लेकिन हाँ इसके इलेक्ट्रॉन्स नियॉन की तरह हो जाएंगे, और ये ऑक्टेट को फॉलो करेगा। ऑक्टेट क्या होता है ये मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो हो रहा है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर नॉर्मल था, बिल्कुल न्यूट्रल था, अब +3 लिख रहा हूँ, ये कैटायन बन गया है, एंड दैट्स हाउ अब ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है, और ये तीसरा पूरा शेल जो है ये गायब हो चुका है। इसके पहले 3 शेल थे, के, एल और एम, अब इसके पास शेल रह गए सिर्फ 1 और 2। सो दैट्स द स्टोरी, ये आपको पता होना चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन आउट, ये भी ऑक्सीडाइज हुआ है। कैटायन का बनना ऑक्सीडेशन के मद्दे मुकाबल है, यानी जब भी एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर सकता है। ये तो थी सेल्फ असेसमेंट 3.2, एंड आई होप यू आर गेटिंग माई कोर आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। बट द स्टोरी इज नॉट ओवर, 2 मिनट और लगेंगे, करते हैं 3.3 को। तो ये है प्यारे बच्चों 3.3 कॉन्सेप्ट असेसमेंट। अब इसमें उसके ऑल्टर पूछा जा रहा है, वो कह रहे हैं अब आपने कैटाइंस नहीं बनाने, एनाइंस बनाने हैं। किसके? सल्फर के और क्लोरीन के। देखो सल्फर और क्लोरीन को अगर हम प्रोडिक्ट टेबल में देखें तो यहाँ पे तो नज़र आ रहा है कि सल्फर ये रहा, दैट इज़ दी समथिंग लाइक क्वाइट अवे। और लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, ये तकरीबन बनता है 16th एलिमेंट ऑफ द प्रोडिक्ट टेबल। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है? आई होप अब आपको ये 16 डिजिट थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा होगा। लुक एट दिस 16th। और फिर सल्फर के साथ उसने हमसे पूछा था क्लोरीन को। क्लोरीन बेसिकली साथ ही आपको मिलेगा, दैट इज 17th एलिमेंट ऑफ द प्रोडिक्ट टेबल। अब पता है क्या समझ में आ रहा है, ये है नोबल गैस जो कि मिलेगी आपको 18th नंबर पे। सो दैट इज 18 बेसिकली, लेट मी टेल यू लाइक दिस 18। अब ये जो 18th एलिमेंट है प्यारे बच्चों, ये बेसिकली ये काफ़ी नियरेस्ट है, यानी सल्फर और क्लोरीन के नियरेस्ट एलिमेंट जो आपको नज़र आएगा वो 18 है, जबकि ये 10 नंबर पे जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है दैट इज़ नियॉन। अब टेक्निकली चेक करें कि 17 ने फॉलो 18 को करना है, 16 ने फॉलो 18 को करना है, या फिर 16 17 ने फॉलो 10 को करना है। हाँ, एक और नोबल गैस है, दैट इज़ हीलियम, दैट इज़ ऑन द सेकंड नंबर इन द प्रोडिक्ट टेबल। तो मैं आपको सिंपली जवाब दूंगा, हीलियम को तो बिल्कुल उड़ा दें यहाँ से आप, या तो सल्फ़र और क्लोरीन फॉलो करने वाले हैं आर्गन को, या तो सल्फ़र और क्लोरीन फॉलो करने वाले हैं नियॉन को। और अगर आप क्रिप्टॉन की बात करेंगे तो क्रिप्टॉन तो प्रोडिक्ट टेबल में 36 नंबर पे है, तो आई डोंट थिंक सो कि क्रिप्टॉन की तरफ जाएंगे, क्योंकि आर्गन को ही फॉलो करेंगे। अब टेक्निकली बात समझ में आई, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को 18 कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने अंदर, लेकिन सेटिस्फाई नहीं है। आर्गन सेटिस्फाइड है, नॉर्मल है,
तो ये सल्फर आर्गन की तरह होना चाहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 18 बनेगा। दैट्स द स्टोरी। ये -2 चार्ज रखेगा, दैट्स द स्टोरी। ये -1 चार्ज रखेगा, एंड दैट इज़ द रियल स्टोरी जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट में पूछी जा रही थी। और इसको हम अब ऐसे समझ सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड आयन। चलें, ये आपको नहीं पता होगा, मैं इसका नाम बता देता हूँ आपको, दैट इज़ सल्फाइड। चलें, एक और थोड़ा सा हिंट दूँ आपको। सल्फाइड अगर -2 होता है, इस तरह का एक और रेडिकल होता है, दैट इज़ सल्फाइट। ठीक है, सल्फाइट लिख दूँ आपको, सल्फाइट। और इस तरह का एक और रेडिकल होता है, दैट इज़ सल्फेट। ये भी -2 होता है, सल्फेट। ओके, आई डोंट हैव स्पेस हेयर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, सल्फेट। ओके, सो याद रखिएगा। सो स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये थी कि सल्फर के पास कितने शेल्स हैं, K, L और M। लुक एट दिस डायग्राम, K, L और M। अब होना क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड होने थे, दैट इज़ खुरम्स लॉ। अगर एरो के आपको मिले टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर एडिंग, इलेक्ट्रॉन्स आर एडिंग, ऐड हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स आर एडिंग का मतलब है रिडक्शन। ये 7 चैप्टर में मैं आपको करवाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आपकी बुक का जो सा भी चैप्टर है देख लीजिएगा। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। लुक एट दैट, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? टेल मी, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 16। अब कितने हो गए? 2 बन गए तो 18। आर्गॉन 18 बन गया, आर्गॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स आर्गॉन के पास होते हैं। अब क्या हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए एंड दैट्स द डायग्राम। क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए एंड दैट्स द कन्फिग्रेशन। ऑक्टेट को फॉलो किया गया। स्टोरी इज नॉट ओवर, जस्ट 1 मिनट मोर। अब क्लोरीन है। क्लोरीन कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का? 17th। लुक एट दिस, K, L, ये 2 है ना, सेकंड शेल इंडिकेट कर रहा है, एंड दैट इज 3 दैट इंडिकेट्स द थर्ड शेल। K, L और M, इसमें कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। लुक एट दिस, इसमें कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 6 8। इसमें कितने हैं? 2 और 5 7। सो दैट्स द आइडिया। क्या होगा, क्लोरीन 17 पे किसको फॉलो करेगा? आर्गन को। क्या करना पड़ेगा? अभी बताया था, 18 कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। खुरम्स लॉ के हिसाब से क्या होने वाला है? 1 इलेक्ट्रॉन ऐड। अब ये क्या थे? 5 थे, इसी में ऐड होगा। क्या हो गए? 6 हो गए। एंड दैट्स द स्टोरी। K, L, M, K में 2 आ गए, L में आ गए 8, M में आ गए, पहले कितने थे? 7। अब कितने हैं? टेल मी कितने हैं? यस, 8। ऑक्टेट, दैट्स वाई वी हैव रिटन ऑक्टेट है। ऑक्टेट फॉलो कर गया कौन? क्लोरीन। क्लोरीन ऑक्टेट फॉलो करता है। दैट्स द स्टोरी एंड होप आप गेटिंग ऑल द प्रॉब्लम। ओके, सो दैट्स द डायग्राम, दैट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो कि बिल्कुल भी आपने भूलना नहीं है, एंड आई होप कि आप कभी भूलेंगे नहीं, राइट। सो क्या होने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। देखो, टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन हो तो ऐड होगा, हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन हो तो निकला है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर एडिंग, इलेक्ट्रॉन इज एडिंग, ऐड हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन हो ऐड किसी एटम में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन हुई, क्लोरीन था, क्या था ये? क्लोरीन। क्लोरीन से क्या बन गया? क्लोराइड। क्लोराइड, दैट इज C नेगेटिव, एंड दैट इज एनायन। क्या बन गया? एनायन। और हमने क्या पढ़ा? फॉर्मेशन ऑफ एनायन। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ दिस सेल्फ असेसमेंट ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों, अगर आपको मेरी कोई भी बात समझ में आई है एंड यू फाइंड टेक्निकली राइट, तो अभी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और आपने ऊपर देख लिया होगा, अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, तो डिस्क्रिप्शन से नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे कर आप नोट हासिल कर सकते हैं पे करके। सो अपने दोस्तों को इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सो कीप सब्सक्राइबिंग GS Academy यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। Thank you for watching GS Academy.